है दोबारा हमारे इस YouTube चैनल पे फ्रेंड्स, जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम अपने नए यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा ह्यूमन वैल्यू एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम अब कंटिन्यू करते हैं और इसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वो हम डिसीजन मेकिंग के बारे में जानेंगे। फिर मोटिवेशन क्या होता है, सेंसिबिलिटी क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, सेल्फलेस सर्विस क्या होता है, और कुछ केस स्टडी देखेंगे एथिकल लाइफ्स पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जितने भी टॉपिक है फ्रेंड्स, ये सब आपके लाइफ में डे टू डे रिलेटेड लाइफ प्रॉब्लम्स में या डे टू डे आप जो फ्रेंड से बात करते हैं उसमें ये आप टर्म यूज़ करते हैं, आपको पता भी होगा बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश टर्म्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगर आपको पहले से पता हो तो वेल एंड गुड है, इस टर्म के बारे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से क्लियर आउट हो जाएगा। मेरे किसी भी वीडियो को 2 बार देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर आउट हो ही जाएगा अगर कोई भी इश्यू होगा तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक है वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग होता क्या, पहले मैं बता दूं इसके बारे में ऑल ओवर। फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग मतलब होता है किसी भी एक विषय पे, मुद्दे पे अगर बहस चल रही हो, ठीक है। अब वो डिबेट हो सकता है किसी एक स्कूल में, किसी स्टूडेंट के बीच, या किसी मंत्रियों के बीच, पॉलिटिक्स में डिबेट हो सकता है, कुछ भी। किसी भी भाषण पे जब आप कोई निर्णय लेते हैं, एक सटीक निर्णय लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि 2012 से लेके 2016-17 के नियर अबाउट इस समय रेप क्राइम जैसे जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉ को लेके, इसके प्रति कानून को लेके बातचीत हुए, बहस हुई। फिर स्पीकर ने यह डिसीजन लिया कि वो इसके प्रति एक कानून बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर जितनी भी कार्रवाई हैं वो स्टार्ट हुई और फिर एक कानून बन के खड़ा हो गया क्राइम्स के प्रति विरोध में, ठीक है, जिसको आजकल सुप्रीम कोर्ट लागू भी करती है बहुत सारे केसेस में। तो फ्रेंड्स, ये सब जितनी भी बातें हैं ना, ये सब आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिसीजन मेकिंग। उस मुद्दे पे जो फैसला किया गया उस मुद्दे पे, और वो आगे जाके क्या परिणाम करेगा, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो डिसीजन है वो आपको आने वाले कल को अफेक्ट करेगा ही करेगा 100%। क्यों? आज आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छा है या गलत है आपके लिए, वो भविष्य में पता चलेगा। देखिए, अगर आप आज कोई फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कोई भी हो सकता है, आप जंक फूड खाएं या फिर हेल्दी फूड खाएं, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप उसको कंज्यूम करिए, खाइएगा, और आपने खा भी लिया, तो अगले दिन आपका सेहत अच्छा रहता है या खराब होता है, वो उस डिसीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और आपने क्या खाया उस पर। तो फ्रेंड्स, डिफिनीशन पे आते हैं, बहुत बताते हैं इसके बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, अराइजिंग अल्टरनेटिव रिजोल्यूशंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चॉइसेस जो होते हैं ना, हमारे पास हज़ारों, आज डिजिटल लाइफ में तो हमारे पास बहुत सारे वेरियस चॉइसेस हैं। डिस्ट्रैक्शन के लिए वेरियस चॉइसेस हैं, कंप्यूटर, रिमोट, टेलीविज़न, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चॉइसेस हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे हैं बुरे चॉइसेस हैं, और हमेशा लाइफ में अच्छा या बुरा दोनों चॉइसेस होते हैं फ्रेंड्स। हम देखते से बुरा ही हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या होता है कि आपके पास चॉइसेस होते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, लोगों से पूछताछ करते हो, गैदर होते हो, ग्रुप बनाते हो, लोगों से पूछताछ करते हो कि ये सही है या नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की रिगार्डिंग गैदर करते हो कि कैसा होना चाहिए, क्या है इसके बारे में जानकारी है सर्कुलर। फिर एक राइट डिसीजन आप लेते हो, और वो राइट है या करेक्ट वो आपके फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा उस डिसीजन से, ठीक है। आगे चलते हैं। यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग
process can help you make more deliberate through thoughtful decisions by organizing relevant information and defining alternatives. देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड बहुत इजी है. अगर आप लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स, देखिए हम जब बड़े होते हैं फ्रेंड्स, जब हम चलना पहली बार सीखते हैं तो बेबी स्टेप्स लेते हैं, बहुत छोटे छोटे कदम लेते हैं चलना जब स्टार्ट करते हैं. फिर जब हम चलना सीख जाते हैं तो फिर हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और दौड़ते भी पहले धीरे धीरे हैं, तेज़ नहीं दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं. तो हर एक स्टेप हम जब लेते हैं तो स्मॉल लेना चाहिए. पहली बार में छलांग नहीं मारनी चाहिए, नहीं. पहला आप चलना स्टार्ट कीजिए, चलने के बाद दौड़ना स्टार्ट कीजिए. दौड़ना भी तेज़ नहीं दौड़ना, धीरे धीरे दौड़िए. उसके बाद अपना स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए. फिर आप एक एथलीट भी बन सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक प्रोसीडियर होता है, एक तरीका होता है करने का. तो डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स. अगर आप अपने लाइफ में एक छोटे छोटे डिसीजन लेते हो कि कल से मुझे सुबह जल्दी उठना है, छोटा सा डिसीजन, या कल से मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक छोटा सा डिसीजन, या कल से मैं पेन से नहीं पेंसिल से लिखने की कोशिश करूंगा हैंड राइटिंग सुधारने के लिए. तो वेरियस टाइप के डिसीजन है जो कि आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे. साथ ही साथ आप क्या सोचते हो उस समय, क्या विचार लाते हो. मैं पहले भी इस वीडियो से पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा सोचे हो किसी टॉपिक के बारे में, उतना ज़्यादा उलझते जाओगे उस मुद्दे पे. ठीक है, तो एक राइट डिसीजन लो, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में. एक राइट डिसीजन लो, आपको लगता है वो सही है तो उस मुद्दे को वहीं ख़त्म करो और आगे बढ़ो. लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स है, सबको सॉल्व करने पड़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. इस टॉपिक को तो समझ में आ गया आपको. सेकंड है फ्रेंड्स मोटिवेशन तो फ्रेंड्स आपको लाइफ में हर जगह मिल जाएगा, हर जगह कोने कोने में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. क्योंकि लाइफ में जब भी हम हार जाते हैं या फिर तंग आ जाते हैं लाइफ से, तो एक मोटिवेशन ही एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है जो हमारे लाइफ में एक नया कुछ कर गुजरने का जुनून, जोश भर देता है, फुल बैटरी चार्ज कर देता है. समझ रहे होंगे मेरी बात. चलिए डिफिनेशन बात है. इट इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी कोई लाइफ में डिसीजन लेते हो आपके गोल के रिगार्डिंग, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप फ्यूचर में आईपीएस ऑफिसर या फिर एक मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी खोलना चाहो, या फिर कोई लॉ फार्म खोलना चाहो खुद का, या फिर अलग अलग जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपका गोल है भविष्य में बनने का, उसके तरफ चलते रहने का सहारा हमें मोटिवेशन देती है. देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार लाइफ में आपके साथ हुआ होगा कि आप जब आगे बढ़ रहे होगे तो आप बहुत बार टकराए होगे, ठोकर लगी होगी, गिरे होगे, लेकिन आप कभी चलना तो बंद नहीं करते. मोटिवेशन भी उसी तरह है. आप इसको 1 साल बाद सुनो, 1 दिन बाद सुनो, या 10 साल बाद सुनो, आपको इंस्पिरेशन उतना ही मिलेगा. ठीक है, इफेक्ट करता है. अलग अलग लोगों के लिए मोटिवेशन का तरीका अलग अलग होता है. कुछ लोग मोटिवेट होते हैं किसी बच्चे से, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं वीडियोस से, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं किसी का लाइफ से, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं उनके आइकन से, आजकल के जो हीरोज़ हैं या फिर हीरोइंस है जो भी हैं उनसे. तो फ्रेंड्स, डिफरेंट मोटिवेशंस होते हैं. तो डिपेंड करता है आप किससे मोटिवेट हो रहे हो. तो जिससे भी मोटिवेट हो रहे हो तो उनसे कोशिश कीजिए कि उनका गुड हैबिट आप ऑब्टेन करें. बैड हैबिट नहीं, गुड हैबिट आप ऑब्टेन करें, उनके बारे में रिसर्च करें, जाने वो कैसे लाइफ में सक्सेस बने, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आप नहीं कर पा रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या गलती किया जो आप कर रहे हो. समझ रहे हो मेरा बात. चलिए, मोटिवेशन इसी को कहते हैं, आप जिससे जागरूक होते हो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जिससे आपके अंदर एक नया जोश, एक नई उम्मीद होती है कुछ नया कर गुजरने की. मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर. देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि मोटिवेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल या इमोशनल या सोशल या कोई क्वालिटिव फोर्स हो सकता है, अंदरूनी शक्ति जो हमारे अंदर के बिहेवियर को एक्टिव कर देती है. देखिए, मैं एक सीधे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. मान लीजिए कल को आप किसी की मदद करते हैं, आपको वो थैंक यू नहीं बोलता है, ऐसे ही चला जाता है. हो सकता है आपको 2 बात भी सुना दे, लेकिन अगर आप अगले दिन दोबारा किसी आदमी की मदद करने जाते हैं और अगर आपको थैंक यू बोलता है तो आपको अंदर से एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है. उस जो अंदर से फील होता है ना फ्रेंड्स, एक खुशी, उसको मोटिवेशन कहते हैं. मेरी बात समझ रहे होंगे. अब आप उस समय रास्ते होते हैं, या तो आप उस समय वो करना छोड़ दें, मोटिवेशन करना ही छोड़ दें, यार छोड़ो यार
एक बार मदद किया आप बार बार नहीं करेंगे, या आप लगातार उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ मानता हूँ स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस हैबिट को, गुड हैबिट को अडेप्ट करते जाओगे समय के साथ, वैसे वैसे आप में कुछ नए मोर गुड हैबिट्स अडेप्ट होते जाएंगे और सीखने में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सेंसिटिविटी। देखिए फ्रेंड्स, ये टर्म मैं कैसे समझाऊँ आपको, तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। मैं बस डिफिनेशन बता देता हूँ। द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग सेंसिटिव, एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा कंडीशन जब आप सेंसिटिव बन जाओ या फिर आप सेंसिटिव उस समय हो, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। आपने बहुत जगह ये टर्म सुना होगा, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, या दैट गर्ल इज़ वेरी सेंसिटिव, या ऐसा कुछ, दैट बॉय इज़ वेरी सेंसिटिव, या डोंट हर्ट दैट grandfather, don't hurt my grandfather because he is very sensitive। तो ये सब टर्म आपने बहुत बार सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताने का मुझे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, आप जानते हो। सक्सेस नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, सक्सेस एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाइफ में। जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो खासकर, तो आप ये वर्ड बार बार यूज़ करते हो कि मुझे लाइफ में एक सक्सेस बनना है, कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर। तो डिफिनेशन आप जानते हैं, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। किसी भी एम तक पहुंचने के बाद आपको जो फील होता है ना, मतलब जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हो, उस समय जो फीलिंग होता है ना, उसको सक्सेस कहते हैं। समझ पा रहे हो? टर्म बहुत ईजी है, मैं आगे नहीं बताऊंगा इसमें। सेल्फलेस सर्विस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, अगर आप खुद, मैं पहले बता दूं इसके बारे में, अगर आप खुद को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते हो ना, तो उसको सेल्फलेस सर्विस बोलते हो। और उसके बदले आप जो उसकी मदद कर रहे हो, उसके बदले आप कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने काम दिया, कि किसी टीचर ने काम दिया कि आप ये कर दो, ठीक है। हो सकते हो आप काम, दूसरे काम में बिजी हो, तो आपके किसी फ्रेंड ने ये देखा कि हाँ अरे ये तो बहुत बिजी है, मैं इसकी मदद करता हूँ, तो उसने आपकी मदद की, ठीक है। लेकिन उसने कभी उस टीचर को जाके नहीं बोला कि मैम ये काम मुझे मिला है तो आप थैंक्स मुझे बोलिए, नहीं। इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। दूसरों का मदद करना, लेकिन कभी ये नहीं जताना कि ये काम मैंने किया है। समझ पा रहे होंगे? तो डेफिनेशन बात है, इट मीन्स दैट यू पुट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का मदद करके खुद को करेक्ट ना देना। एंड मोस्ट स्पेशली द सिटीजन यू वॉलंटियर टू प्रोटेक्ट। खासकर आप जो सिटीजन, आप जिस देश में रहते हो, वहाँ के जो लोग हैं या फिर वहाँ के जो जनता है, उसको प्रोटेक्ट करना या फिर उनको हेल्प करना। वॉलंटियर मतलब वही होता है फ्रेंड्स, हेल्प करना या सहायक करना उनको। अबव योर ओन, इवन इफ दैट मीन्स यू डोंट गेट एवरीथिंग यू फील यू डिजर्व। फ्रेंड्स, आप ये जानते हो कि आप जिसकी मदद करने वाले हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, उसके बावजूद भी अगर आप उसको मदद कर रहे हो, उसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। समझ गए? आगे चलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी ऑफ एथिकल लाइफ्स। तो फ्रेंड्स, इसमें बस मैंने एक केस स्टडी लिया है, ठीक है, जो आपको समझाने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स मैं लिंक दे दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी वजह से आपको और भी केस स्टडी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो समझाने जा रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये एक फ्रेंड्स समझ लिया, एक स्टोरी है, स्टोरी टाइप का लीजिएगा, ठीक है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, फिर आपको मतलब बताते जाऊँगा, तो आपको आसानी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। An undergraduate course requires for graduation has a reputation for being extremely hard to pass, much harder than similar course। देखिए फ्रेंड्स, जो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, 12th तक का जो कोर्स होता है, वो आप ईजिली किसी तरह पास कर सकते हो, ठीक है। उसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो आंसर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिलेबस से ही होंगे, ठीक है, वेल एंड गुड, सिलेबस से ही होंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर एनसीईआरटी बुक में ही आपका होगा, अप टू ट्वेल्थ, या फिर आपके जो भी कोर्स बुक है उसमें होगा। लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता है।
कोई भी ग्रेजुएशन आप उठा के देख लीजिए, उसका जो एग्ज़ाम होता है वो अंडर ग्रेजुएट से यानी कि अप टू 12 जो भी आप पढ़े हैं उससे हार्ड होता है। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर का मैं नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर जो होता है वो तो आप जानते हैं किसी भी साल का फर्स्ट ईयर बहुत इजी होता है क्योंकि अप टू 12th ही आपको बताया जाता है। मैं उसके बाद से जब ज़िंदगी असली कॉलेज स्टार्ट होता है यानी कि सेकेंड थर्ड ईयर, ये जो ईयर होता है ना, इस समय आप जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है अबाउट एजुकेशन, कितना आप जानते हो, कितना आप पढ़े लिखे हो, ऑल दैट। तो बहुत हार्ड है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें यही बताया गया। और सब कोर्स से ग्रेजुएशन बहुत हार्ड है। व्हेन पोस्टिंग मटेरियल टू द क्लास वेबसाइट, ये कहानी है फ्रेंड्स एक कॉलेज की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक टीचर है फ्रेंड्स, वो क्या करती है ना कि गलती से एक्सीडेंटली वो क्या करती है, टेस्ट हो रहा होता है, मतलब होता है ना फ्रेंड्स कि क्लास टेस्ट जैसे क्लासेस में होते हैं वैसे ही कॉलेजेस में भी क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है। रेगुलरली बस टेस्ट मंडे टेस्ट जैसा होता है वैसा ही नॉर्मल टेस्ट, तो वो हो रहा था, ठीक है। तो टीचर्स को क्या करना था, अपलोड करना था अपना पेपर, ठीक है। एक्सीडेंटली क्या होता है फ्रेंड्स कि अचानक से उनको ध्यान में आता है कि उन्होंने जो आंसर शीट अपलोड किया है नेट पे फॉर स्टूडेंट्स टेस्ट, उसमें नीचे में आंसर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे आंसर लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही एरर नोटिफाई किया जाता है टीचर द्वारा, तो तुरंत उस साइट से उस क्वेश्चन पेपर को डिलीट कर देती है। लेकिन जब जैसे वो डिलीट करे उससे पहले एक स्टूडेंट, अननोन स्टूडेंट, उसको डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। क्योंकि टीचर ने वो चीज़ डिलीट कर दिया है वो पेपर, तो उसको ये भी नहीं शो कर रहा है कि किसी स्टूडेंट ने डाउनलोड किया है या नहीं किया है उस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, टीचर उसके बाद क्या करती है, अपलोड कर देती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। लेकिन इस बार क्या करती है, आंसर नहीं दिखाती है। सेम क्वेश्चन पेपर रहता है, पिछली बार जो डिलीट किया था उन्होंने वही पेपर रहता है, उसमें बस आंसर नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टूडेंट कोड ऑफ एथिक्स जो है वो स्टूडेंट को टेस्ट देने से मना कर रहा है। एक मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टूडेंट कोड ऑफ एथिकल्स प्रोहिबिट जो होता है वो स्टूडेंट को अलाउ नहीं करता है, कि इसलिए अलाउ नहीं करता है क्योंकि उनके पास एक रीज़न होता है, एक बिलीफ होता है, वो कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन होता है इसके रिगार्डिंग कि उन्होंने आंसर देख लिया है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, इसलिए वो टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप स्टोरी है अगर आप समझ गए होंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि टीचर के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, स्टूडेंट के पास भी क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, टीचर क्या कर सकती है, फिर इस स्टोरी से जो भी आप समझते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा फ्री टाइम में कि अगर मान लीजिए टीचर के पास क्या ऑप्शन है, इस पूरे स्टोरी में टीचर के पास क्या ऑप्शन है और फिर स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है, और उन दोनों को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में, ठीक है। और इससे आप क्या सीखते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी से। इस स्टोरी का कुछ मेन मोटिव, कुछ मेन मोरल निकल के आता है। अगर आपको समझ में आता है तो गुड, अगर आपको फ्रेंड्स इसका आंसर पता हो कि टीचर को क्या करना चाहिए उस समय और क्यों करना चाहिए, इसका अगर आंसर पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर जिसका भी आंसर राइट होगा, मुझे लगेगा कि ये सुटेबल है, यही होना चाहिए, तो उसको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको स्टोरी समझ में ना आए तो आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए, और अगर केस स्टडी पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं इससे बेहतर नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा ह्यूमन वैल्यू एथिक्स का लास्ट जो यूनिट बचा हुआ है उसमें मैं केस स्टडी पहले बता दूंगा आपको, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तब भी सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब हमारे बढ़ने के जगह कम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको
और वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए सी टाटा बाय बाय, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और बाय।